बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंटिन्यू कर रहे हैं। 9 टर्म्स तक तो हमने आपको पढ़ा दिया था, जो कि था आपका एक्सपेंसेस, जिसमें हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरी तरीके से डिटेल में विद एग्जाम्पल समझाया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं आज के पहले टर्म से, दैट इज 10th टर्म, दैट इज इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो हम अर्न करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इन द अदर वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज इनकम। कहते हैं रिवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस कर देते हैं माइनस, तो आपको क्या मिलती है? इनकम मिलती है। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन दैट द टर्म प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से थोड़ा बड़ा टर्म होता है and includes profit from activities other than its operating activities। और इसके अंदर प्रॉफिट भी वो वाले इंक्लूड होते हैं जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अलावा भी हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपके गुड्स कॉस्टिंग थी 15,000 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 15,000 रुपये की, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 15,000। एंड सोल्ड फॉर 21,000 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब 21,000 आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 15,000 रुपये के आपके बने थे गुड्स। तो 15,000 रुपये आपके लिए क्या हो गए बच्चों? एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था ना भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमें सभी की सभी चीज़ें क्या मिल जाए? फ्री में मिल जाए। लेकिन जब हम बेचें तो पैसों में बेचें। ठीक है, तो ये 15,000 रुपये जितने में हमारी ये गुड्स बने हैं, ठीक है, ये 15,000 रुपीज़ के जो हमारे गुड्स बने हैं और हमने इसे 21,000 रुपीज़ के अंदर सोल्ड किया है, तो 15,000 रुपीज़ इज एन एक्सपेंस एंड द सेल ऑफ द गुड्स दैट इज 21,000 इज रिवेन्यू। तो आपका इसी एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो इनकम कितनी बन जाएगी? अगर एग्जाम्पल हमने यही वाला लें तो रिवेन्यू हुआ है आपको 21,000 रुपीज़ का, और आपको एक्सपेंस कितना हुआ था? आपने कितने के गुड्स बनाए थे? 15,000 रुपीज़ के। तो आपको जो इनकम हुई है, एग्जैक्ट इनकम हुई है आपको 6,000 रुपीज़ की। ओके, एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए, अब हमने इट कैन बी देयरफॉर बी एक्सप्रेस एज इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। कहते हैं प्रॉफिट्स वही होता है जो हमें रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, कहाँ से? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है? जैसे आपका एक बिजनेस है फर्नीचर बनाने का, ठीक है, आपके एक फर्नीचर का मॉल है, शोरूम है आपका, तो आप क्या करते हैं? आप फर्नीचर्स को क्या करते हैं? सोल्ड आउट करते हैं। तो फर्नीचर को जो सोल्ड आउट करके आपको रिवेन्यू मिलता है, वो एक्टिविटी कौन सी हो गई? वो एक्टिविटी हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस कैसा है? फर्नीचर का है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपने अभी देखो वो कह रहा है ना, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स। मैंने अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने अभी अपना फर्नीचर क्या करा? सोल्ड किया। तो आपने गुड्स को क्या किया? सेल किया। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि गुड्स ही आपको सोल्ड आउट करना है। आपकी अगर कोई रिपेयरिंग कंपनी है, आप किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, तो आप अपने वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, रिवेन्यू जो मिलेगा आपको, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू मिलेगा। अब देखो, प्रॉफिट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी। चलो देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एट इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस होता है रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स से और उसके डायरेक्ट कॉस्ट से। ठीक है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में ना आपका ये समझ लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट होता है मोटा मोटा प्रॉफिट।
जिसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह आती हैं और रिवेन्यू जो भी होता है हमें सेल्स से, वो वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट जो होता है ना, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट तो मोटा मोटे प्रॉफिट में से क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस को क्या कर देना, माइनस कर देना है। भाई आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो हुए होंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को, तो जब जा कर के आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट होता है छोटा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है मोटा प्रॉफिट। तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से छोटे छोटे मतलब एक्सपेंसेस को हम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज इन केस टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन द टोटल रेवेन्यू इट इज अ नेट लॉस। कहता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसका क्या मतलब है? नेट प्रॉफिट का मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देते हैं और हमारा वो वाला रिवेन्यू ज़्यादा आया था, रिवेन्यू में से हमने एक्सपेंसेस माइनस करने पर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका रिवेन्यू था 5 लाख रुपीज़ और आपकी सैलरी वगैरह एक्सपेंसेस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला करके एक्सपेंसेस हो जाते हैं 6 लाख रुपए के, तो 5 लाख का रिवेन्यू था, 6 लाख का एक्सपेंस हुआ, तो आपको क्या होगा, नेट लॉस। आगे चलते हैं, गेन। गेन इज द इंक्रीज इन द ओनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, गेन एक ऐसा और ये ओनर की इक्विटी में बढ़ाता है, ओनर इक्विटी इंक्रीज करता है। ये कैसे गेन होते हैं? गेन हमें मिलता है समथिंग अदर देन द डे टू डे एक्टिविटी, मतलब हम डे टू डे एक्टिविटी से जो मतलब उन एक्टिविटीज़ को छोड़ करके, ठीक है, जहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो बोलेंगे नहीं हम उसको, वहाँ हम क्या बोलेंगे, गेन हो रहा है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कैसी है, नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब इरेगुलर है, डेली नहीं करते हैं आप ऐसी एक्टिविटी और उन एक्टिविटी से करके आपको गेन मिलता है, उस टर्म को बोलेंगे हम गेन। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड। आपका बिजनेस था फर्नीचर का, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। आपका बिजनेस था किसका, फर्नीचर का, आप फर्नीचर को सेल करते हैं, लेकिन आपके बिजनेस की ही एक लैंड थी जो जब कभी आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, अब आपने क्या करा, उस लैंड को आपने बेच दिया, तो उस लैंड की वैल्यू थी 20 लाख रुपीज़, लेकिन आपने उसे कितने का सोल्ड किया, आपने 30 लैक्स में सोल्ड किया। जो ये 10 लाख रुपीज़ आया ना, वो आपका क्या है, गेन है। ये एक्टिविटी आप डेली बेसिस पे नहीं करते, ये इरेगुलर एक्टिविटी है, आप डेली नहीं करते। आपका डेली काम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या थी आपकी, फर्नीचर को सोल्ड करने की। अगर आपने सेल ऑफ मशीनरी कर दी, ऐसे ही मशीनरी के साथ हो गया। फर्नीचर बनाने में जो मशीनरी का आप यूज़ करते हैं, अब वो ख़राब हो गए या फिर आप उसे न्यू मशीनरी के साथ रिप्लेस करना चाहते होंगे, तो आप पुरानी मशीनरी को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी क्या है, इरेगुलर एक्टिविटी, उसमें भी आपको गेन हो रहा है। ठीक है, 1 लाख की थी 1,20,000 में दे रहे हो, तो 20,000 इज योर गेन। आगे चलते हैं, लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यूज। लॉस एक एक्सेस होता है किसका, एक्सपेंसेस का, किसी ओवर ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यूज। इट डिक्रीज द ओनर इक्विटी, ये ओनर की इक्विटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यानी ओनर की इक्विटी मतलब बच्चों ओनर की कैपिटल, ठीक है। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूड लॉस इनकर्ड इन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक ब्रॉड टर्म होता है, इसके अंदर वो सभी लॉस इनकर्ड होते हैं जो आपको अपने ऑपरेटिंग यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं। मनी और मनी वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट, जिसमें फर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, कैश चोरी हो गया या फिर गुड्स आपके चोरी हो गए, ये क्या, ये हमारे बिजनेस का लॉस है। आगे चलते हैं, लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। कह रहे लॉस अराइज हो रहे हैं कैसे, इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ये जरूर हर बार नहीं होते, अचानक से हो जाता है ये, ठीक है। तो लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट।
अब आपने यहाँ पर जो आपने मशीन थी ना, अभी मैंने बताया था ना एग्जाम्पल में कि आपकी 1 लाख की मशीन थी, आपने 1,20,000 में बेची तो 20,000 का क्या था, गेन। अब आप यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें लॉस वाला एग्जाम्पल समझने के लिए 1 लाख की ही मशीनरी थी, लेकिन आपने सोल्ड उसकी वैल्यू कितनी की गई, 80,000 की, तो 20,000 इज योर लॉस। आप ये डेली नेचर में नहीं करते। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेजेस। ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ये। परचेजेस, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ द गुड्स। जो परचेजेस होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड, किन को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेजेस ऑफ द गुड्स, गुड्स को जो आपने परचेज किया होगा उनको रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल फॉर रीसेल, जो रॉ मटेरियल आपने आगे बेचने के लिए रीसेल करने के लिए क्या होगा, या फिर और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विद आर ऑल्सो टू बी सोल्ड, या फिर जो प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जो प्रोड्यूसिंग हो रहे होंगे वो भी कैसे सोल्ड होंगे, तो वो भी क्या है, आपके परचेजेस। द टर्म परचेजेस इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेजेस किस किस नेचर की होती है बच्चों, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब देखो परचेजेस समझ में आया आपको, देखो परचेजेस का मतलब होता है जो गुड्स आप खरीद रहे हैं आगे सेल करने के लिए या फिर एज अ रॉ मटेरियल, उन्हें बोलते हैं परचेजेस। ठीक है, अब परचेजेस दो तरीके के होते हैं, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई गुड खरीद रहे हैं कैश के टर्म में, पैसे दे करके, ठीक है, आपने पैसे दिए और आपने गुड ले लिए, तो वो आपका हो गया कैश परचेज। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने गुड ले लिए लेकिन उसे बोला कि मैं आपको आफ्टर सम टाइम मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, तो वो हो जाएगी आपकी क्रेडिट परचेज। ओके, परचेजेस कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। Goods purchased may be returned to the seller for any reason, say they are defective. Goods so returned are known as purchase return or return outward. अब देखो बच्चों, परचेज रिटर्न नाम से पता चल रहा है, आपने कोई सामान खरीदा था, आपने कोई गुड्स खरीदे थे, अब वो गुड्स क्या हुआ, डिफेक्टिव निकल गए, तो उस गुड्स को आप क्या कर रहे हो, वापस रिटर्न कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज रिटर्न टू द सेलर, गुड्स जो आपने परचेज किए थे वो रिटर्न कर रहे हैं किनको, सेलर को, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, दोनों नाम याद करने पड़ेंगे आपको, परचेज रिटर्न भी और रिटर्न आउटवर्ड भी। ठीक है, अब इसको याद करने का एक छोटा सा टिप यही है कि जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब देखो समझाता हूँ कि एक आसानी से कैसे याद रहेगा। एक टिप है कि कोई गुड आपके पास आया होगा तभी तो आप उसे क्या कर रहे होगे, वापस कर रहे होगे। आपके पास पहले गुड आया होगा यानी कि तुमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। अब उस परचेज गुड को आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, आउटवर्ड यानी कि बाहर भेज रहे हो, फर्म से बाहर भेज रहे हो, तो वो कौन सा रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। और पहले क्या करें, तो परचेज किया था तभी तो बाहर भेज रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हो, तो वो क्या है, परचेज रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स कोई गुड्स को आउट कर रहे हो यानी कि परचेज रिटर्न होगा। आगे चलते हैं, दैट इज आवर 16th बेसिक अकाउंटिंग टर्म, दैट इज सेल्स। अब सेल्स देख लेते हैं। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि आपका फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का एक बड़ा शोरूम है आपका, तो आप क्या करते हैं, फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, तो वो सेल ऑफ गुड्स जो आपने किए हैं वही आपकी टर्म कहलाती है सेल्स। दीज गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल। ये गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने पहले किसी से खरीद लिया लेकिन अब आप इसे रीसेल कर रहे हैं किसी और पर्सन को या किसी और एंटिटी को या एंटरप्राइज को, फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। देखो सिमिलरली परचेज की तरह भी परचेजेस भी कैश परचेज होते थे और क्रेडिट परचेजेस, तो सिमिलरली बेटा सेल्स भी कैसे होती है, क्रेडिट सेल्स भी होती है और कैश सेल भी होती है। कैश सेल मतलब मीन्स आपने अपना फर्नीचर दिया तो उस कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए हैंड टू हैंड, दैट इज कैश सेल। लेकिन दूसरा क्रेडिट सेल क्या मतलब है कि आपने उसे गुड्स तो दे दिए, अब कस्टमर कह रहा है कि मैं आपकी पेमेंट कुछ टाइम के बाद कर दूंगा, 2-3 महीने बाद कर दूंगा, तो दैट इज अ क्रेडिट सेल्स।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल्स रिटर्न। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। यानी कि गुड्स जो गुड्स सोल्ड आपने किए थे, आपने अभी फर्नीचर दिया था ना किसी पर्सन को, कस्टमर को, व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, उसने आपको क्या करा, वापस कर दिया। क्या पता कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया होगा आपका, तो जो आपने उसे सोल्ड किया था अब उसने आपको वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न। इसको भी याद करने का वही तरीका है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। इसके लिए भी वही टिप है, मैंने बताया ना। देखो आउटवर्ड का मतलब पहले गुड आए होंगे यानी परचेस किया होगा, तभी तो आउटवर्ड हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर इनवर्ड हो रहा है, पहले आपने किसी को सामान दे दिया होगा यानी कि सेल्स कर दी होगी, ठीक है, यानी कि गुड्स चला गया था लेकिन रिटर्न इनवर्ड हो रहा है, यानी कि अपना ही गुड अपना ही सामान वापस आ रहा है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड। तो ये टिप है, जल्दी याद हो जाते हैं इससे, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है, इनवर्ड क्या है, इसमें कंफ्यूज होता है कि परचेज रिटर्न था या फिर सेल्स रिटर्न था। तो इसके लिए मैंने आपको टिप भी दे दी है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, ऊपर नीचे हो गया था मेरे से पॉइंट। चलिए देखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज या फिर फर्म या फिर कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी रिवेन्यू आप लोग अर्न कर रहे हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि आपका फर्नीचर का वर्क था और आप फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हैं और उससे आपको रिवेन्यू हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटिटी बाय इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को सेल किया था, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गुड्स। अभी गुड्स क्या होता है, गुड्स फिजिकल आइटम्स होते हैं। गुड्स कैसे होते हैं, फिजिकल आइटम्स होते हैं जिसे आप खरीदते भी हैं और आगे सेल भी करते हैं, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का एक फिजिकल आइटम होता है दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। जो आपने परचेज किया होगा या तो फिर उसको थोड़ा मेन्यू थोड़ा सा मॉडरेट करोगे, अपग्रेड करोगे, रॉ मटेरियल को बना करके फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करोगे, फिर उसे आगे बेच दोगे। The term applies to all the items making up the sales or purchase of a business। ये टर्म सभी पे अप्लाई होता है जो कि सेल और परचेज में यूज होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एन एंटरप्राइजिंग डीलिंग इन द होम अप्लायंस। अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है यानी किसी का बिजनेस किस चीज़ का है, होम अप्लायंसेस का है, ठीक है, घर के जो सामान होते हैं होम अप्लायंसेस का है, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, उसके लिए गुड्स होगा टीवी, यानी कि जो टीवी होता है टेलीविज़न जो होगा वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। फ्रिज, एसी, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। ये सब गुड्स यानी कि ये सब जो गुड्स हैं एक होम अप्लायंस के बिजनेस के लिए, होम अप्लायंस के एंटरप्राइज के लिए क्या है बच्चों, गुड्स है। एज वेल एज कि अगर आर गुड्स एंड फॉर अ स्टेशनरी इजी गुड्स। अगर कोई स्टेशनरी वाला है, मतलब जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती हैं, तो वहाँ पर जो स्टेशनरी रखी हुई है यानी कि जो भी पेन पेंसिल वगैरह उसके लिए वो गुड्स हैं। समझ में आ गया कि गुड्स क्या होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ध्यान से समझना इसको। चलिए, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल असेट। होते कैसे, टेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल तो पता है ना आपको क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था। टेंजिबल मीन्स जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल। कहता है कि जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री जो होता है, वो एक तरीके के टेंजिबल असेट्स होते हैं, किसी एंटरप्राइज के द्वारा हेल्ड रखे जाते हैं ताकि आप उसे उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, स्टॉक है। अरे बच्चों इसका एग्जांपल आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास फर्नीचर का शोरूम है और उस फर्नीचर के शोरूम में बहुत सारी क्या है, फर्नीचर्स है, तो वो आपका क्या है, आपने सोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं। तो वो जो फर्नीचर हैं वो रेडीमेड मतलब एकदम बन चुके हैं, वो सब क्या है, हमारा स्टॉक है,
ठीक है, उसे ही हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसका स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। अब देखो बच्चों, कहता है कि स्टॉक ना दो तरह के होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों ये जरूर ध्यान से समझ लेना कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैंने ना आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, उससे और अच्छे तरीके से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले डिटेल में देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन द हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग स्टॉक वो अकाउंट होता है जो स्टॉक इन हैंड होता है अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग के अंदर। और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अभी जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ओके, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये पता होना चाहिए जरूर। 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 इज आवर करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए, कहता है जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक इन हैंड जो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड अ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, शायद ही तुम्हें किसी को समझ में आया होगा कि डेफिनेशन से क्या है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक समझाता हूँ। देखिए, आपकी फर्म का ना 1 लाख का स्टॉक रखा हुआ था, ठीक है, 1 लाख की वर्थ का स्टॉक था, फर्नीचर का सामान आपका रखा हुआ था। एज एट 31 मार्च 2022 2022 तक, 31 मार्च 2022 में आपका 1 लाख का स्टॉक रखा हुआ था। तो ये स्टॉक ना, देखो डेट, देखो कौन सी डेट लिखी हुई है? 31 मार्च। अब भाई 31 मार्च जहाँ दिख जाता है ना, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। क्योंकि इस 31 मार्च 2022 का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा? 21-22 का होगा ना, 2021 और 2022 का, तभी तो क्लोजिंग हो रहा है ना। क्योंकि इस वाले का कौन सा चल रहा है? ये तो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 चल रहा है। तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 के लिए ये 1 लाख का स्टॉक 31 मार्च की डेट पर क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही 1 लाख का स्टॉक अब 31 मार्च के बाद क्या आती है? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को भी यही स्टॉक तो रहेगा, ये तो है नहीं ना एकदम बढ़ जाएगा। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ? अगले दिन ही वही अकाउंट में लिख देंगे 1 लाख का स्टॉक, बट दैट 1 लाख स्टॉक, यही 1 लाख स्टॉक एज एट 1 अप्रैल 2022 इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। ये 1 लाख का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था आपके इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, 21-22 के लिए। 31 मार्च था ना, और वहीं आपका यही 1 लाख का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 1 अप्रैल 2022 किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2022-23 के लिए। समझ में आ गया? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब कहते हैं बच्चों कि स्टॉक कितने काइंड्स होते हैं? स्टॉक के कितने काइंड्स होते हैं? देखो, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स होते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कितने प्रकार के स्टॉक होते हैं। गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइज स्टॉक इज ऑफ अ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। देखो बच्चों, जैसे कि आपका, मैंने उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं फर्नीचर वाले को, क्योंकि जिस एग्जाम्पल से हम चल रहे होते हैं ना, उसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता चला जाता है। इसलिए मैं कोई नया एग्जाम्पल आपको देना अवॉइड करता हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका फर्नीचर का वर्क था, अब जो आपके रेडीमेड फर्नीचर है ना, यानी कि रेडीमेड फर्नीचर, आपका सोफ़ा सेट होगा, ये सब चीज़ें जो होंगी, जो बन के एकदम तैयार हो चुका है, वो आपका होगा स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। लेकिन ये अभी कैसा हुआ? ये अभी अनसोल्ड है, अभी ये बिका नहीं है आपका, तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। अब दूसरा कोर्स कौन सा होगा? इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट। अब यहाँ पर तो दूसरा एग्जाम्पल है, मैं पहले फर्नीचर वाले एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ये कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो फर्नीचर बनाने में जो लकड़ियों का यूज़ होता है और जो कपड़ों वगैरह का यूज़ होगा, वो
आपका क्या है, रॉ मटेरियल, और वो भी आपके बिजनेस में रखा है, उसकी भी तो कोई ना कोई मनी वैल्यू होगी ना, तो वो भी क्या है, आपका स्टॉक ही है। यहाँ पर जो दे रखा था, यहाँ पर क्या रखा था कि स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज फॉर स्टिचिंग शर्ट, शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा अभी रखा हुआ है, अभी कटिंग नहीं हुई है, शर्ट नहीं बनी है, वो कपड़ा क्या है, एक शर्ट के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, वो भी क्या है, स्टॉक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है, ये बात याद रखना, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, या तो इसकी वैल्यू कॉस्ट पर रखी जाएगी या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रखी जाएगी, विच एवर इज लोअर, या तो कॉस्ट वैल्यू होगी या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी वैल्यू होगी ना, वो विच एवर इज लोअर, उसी वैल्यू पर रखना है। ये पूरा टर्म ना आपको आगे कॉन्सेप्ट में, जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा, वहाँ समझाऊंगा आपको डिटेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। अब ऐसे गुड्स भी तो होंगे जो आपका फर्नीचर का एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी यहाँ पर, अब अभी वो फर्नीचर कैसा हो गया, आधा ही बना है, प्रॉपर नहीं बना, अभी आपने सिर्फ कट पीसीस को, लकड़ियों कट पीसीस को बस जोड़ कर रख दिया है, ठीक है, फेविकॉल वगैरह लगा दिया है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स भी कैसे होंगे, आपके स्टॉक होंगे। वर्क इन प्रोग्रेस इट इज़ ए स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश, ये फिनिश होने से पहले जो अभी बचे हुए हैं ना, अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुए हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टॉक का ही हिस्सा हो जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने स्टॉक तक तो पूरा कवर अप कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू कराएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।